अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में आज टॉपिक हमने पढ़ना है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। इसमें हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में कौन कौन सी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिनमें इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन, डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब के लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस हम असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और उन्हें ऑन द होल हम कहते हैं arithmetic instructions. Arithmetic instructions are the instructions which perform basic arithmetic operations such as addition, subtraction and a few more. वो तमाम instructions जो कि कोई arithmetic operations perform करती हों। arithmetic instructions कौन से होते हैं? Addition, subtraction, multiplication, division, जो mathematical operations होते हैं। तो इन सब instructions को perform करने के लिए जो instructions इन सब operations को perform करने के लिए जो instruction हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम arithmetic instructions कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन क्या होती है। इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन को हम INC से डिनोट करते हैं, यानी इसके लिए इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन के लिए जो निमोनिक यूज होता है, ऑपरेंड यूज होता है, वो है INC। द इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर इंक्रीमेंटिंग एन ऑपरेंड बाय 1। ये इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की जाती है इस मकसद के लिए किसी ऑपरेंड की वैल्यू को इंक्रीज बाय 1 करने के लिए। जिस तरह हम सी लैंग्वेज में C++ में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, लेट्स सपोज x++, तो x की वैल्यू में एक ऐड हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर या इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन इसी काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट वर्क्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड दैट कैन बी आइदर इज अ रजिस्टर और इन मेमोरी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा एक ऑपरेंड के साथ काम करता है। वो ऑपरेंड रजिस्टर भी हो सकता है और वो मेमोरी भी हो सकता है। सिंटैक्स इसका कुछ यूं है, आपने INC लिखना है और आगे डेस्टिनेशन का वो रजिस्टर या जो भी मेमोरी की लोकेशन लिखनी है वो एक आपने यहाँ पे लिख देनी, जो कि डेस्टिनेशन कहलाएगी। द ऑपरेंड डेस्टिनेशन कैन बी एन 8-bit, 16-bit और 32-bit ऑपरेंड। अभी डेस्टिनेशन का ऑपरेंड है, ये अगर आपने रजिस्टर यूज किया है तो वो 8 बिट का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, 32 का भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। INC EBX। EBX क्या है? एक रजिस्टर है, 32-bit रजिस्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर या इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन क्या काम करेगी, इसके अंदर एक वैल्यू इंक्रीज कर देगी। इसी तरह INC DL, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और 8-bit रजिस्टर के साथ यूज किया गया है, ठीक है। और इसी तरह से इंक्रीमेंट काउंट है, तो ये वेरिएबल काउंट के लिए यूज किया गया। सेम इसी तरह से नेक्स्ट है डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। द डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर डिक्रीमेंटिंग एन ऑपरेंड बाय 1। जिस तरह इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो एक वैल्यू इंक्रीज करने के लिए यूज होती है, इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है या इंस्ट्रक्शन जो है वो एक वैल्यू डिक्रीज करने के लिए यूज होती है। ये भी सिंगल ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल होता है और इसका भी वो ऑपरेंड रजिस्टर भी हो सकता है कोई, या मेमोरी भी हो सकती है। सिंटैक्स इसका भी सेम है, आपने DEC डिक्रीमेंट लिखना है और उसके आगे डेस्टिनेशन। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में एक छोटा सा प्रोग्राम जो है बनाया हुआ है, सिंपल सा सेगमेंट और डाटा, यानी डाटा सेगमेंट में एक काउंट किया गया किसको, एक वर्ड को, DW वर्ड को, डाटा रजिस्टर में वर्ड को 0 से, और इसी तरह से एक उसमें वैल्यू जो है स्टोर की गई है किसमें, DB में वैल्यू है 15 सेगमेंट डॉट टेक्स्ट। और दूसरा जो है वो हमारे पास सेगमेंट टेक्स्ट सेगमेंट है, इसमें सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया, यानी काउंट को इंक्रीमेंट किया और डिक्रीमेंट किसको किया, वैल्यू को। उसके बाद काउंट को EBX में मूव कर दिया और इंक्रीमेंट किया EBX को वर्ड की फॉर्म में और मूव किया इसको ESI में और वैल्यू। डिक्रीमेंट स्टाइल जो है वो डिक्रीमेंट में उसके बाद उसको बाइट्स की फॉर्म में उसी रजिस्टर को डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन। द ऐड एंड सब इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी डाटा इन बाइट, वर्ड और डबल वर्ड साइज, दैट इज फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 8-bit, 16-bit और 32-bit ऑपरेंड्स रिस्पेक्टिवली। ऐड और सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डाटा पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए।
और ये कौन सी सब्ट्रैक्शन होती है, और डाटा इसमें सॉरी कौन सा होता है, बाइनरी डाटा होता है जिस पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली रजिस्टर्स में, मेमोरीज में डाटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, तो इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ही होगी। ये बाइट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, वर्ड की फॉर्म में भी, और डबल वर्ड साइज में भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आप 8 बिट की फॉर्म में कर सकते हैं, 16 बिट और 32 बिट्स की फॉर्म में सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। सिंटेक्स का ये आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में से जौन सा भी ऑपरेंड आपने इस्तेमाल करना है, जौन सी इंस्ट्रक्शन आप लगाना चाहते हैं वो यूज करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। और ये दो ऑपरेंड्स के साथ काम करती है, जिसमें से एक डेस्टिनेशन होती है और एक सोर्स होता है। The add or sub instruction can take place between register to register, memory to register, register to memory, register to constant data and memory to constant data. Addition और subtraction में ये जो destination और source है, ये हम ये दोनों किन चीज़ों के बीच में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, दो रजिस्टर्स के बीच में भी, मेमोरी और रजिस्टर के बीच में भी, इसी तरह से और रजिस्टर और किसी कांस्टेंट डाटा या मेमोरी या किसी कांस्टेंट डाटा के बीच में भी। However, like other instructions, memory to memory operations are not possible using add sub instruction, and add or sub operation sets or clears the overflow and carry flags. बाकी तमाम इंस्ट्रक्शन की तरह जिस तरह मेमोरी से मेमोरी, अब एक मेमोरी का एड्रेस दूसरे मेमोरी के एड्रेस में ऐड और सब्ट्रैक्ट, हम ये ऑपरेशन जो है वो पॉसिबल ऑब्वियसली नहीं है। पहले उस वैल्यू को निकाल कर किसी रजिस्टर में लाना पड़ेगा, उसे प्रोसेसर तक पहुंचाना पड़ता है, फिर वो ये काम होता है। हम डायरेक्टली मेमोरी के अंदर वैल्यू रखी हुई को वो मेमोरी के अंदर ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है। देयर आर टू इंस्ट्रक्शंस फॉर मल्टीप्लाइंग बाइनरी डाटा। डाटा को मल्टीप्लाई करने के लिए, बाइनरी डाटा को मल्टीप्लाई करने के लिए दो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक है MUL और दूसरी है IMUL। MUL सिंपली मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन है, हैंडल्स अनसाइंड डाटा। इसमें अगर कोई अनसाइंड डाटा यानी पॉजिटिव डाटा है उसको हम हैंडल करते हैं, यानी उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और IMUL क्या, इंटीजर मल्टीप्लाई, हैंडल्स साइन डाटा। इसमें साइन डाटा यानी कोई नेगेटिव वैल्यू अगर है तो वो भी इसके अंदर मल्टीप्लाई हो सकती है। बोथ इंस्ट्रक्शंस अफेक्ट द कैरी एंड ओवरफ्लो फ्लैग। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस मल्टीप्लिकेशन और IMUL दोनों का असर कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग पर पड़ता है। हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ कैरी हमारे पास आता है तो वो कैरी फ्लैग में जाता है। इसी तरह अगर वैल्यू ओवरफ्लो कर जाती है तो ओवरफ्लो फ्लैग में जाता है। इसका जो हमारे पास सिंटेक्स है वो आपके सामने लिखा हुआ है, MUL IMUL दोनों में से जो सी भी इंस्ट्रक्शन आपने यूज करनी, और साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेंट इन बोथ साइड्स, both cases will be an accumulator depending upon the size of the multiplicand and the multiplier, and the generated product is also stored in two registers depending upon the size of the operands. दोनों केसेस में ये चाहे आप MUL यूज करें या IMUL यूज करें, मल्टीप्लिकेंट जो है वो यानी जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, बोथ केसेस में एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही होगा, लेकिन उसका साइज जो है डिपेंड करता है मल्टीप्लिकेंट पे कि आपने मल्टीप्लिकेंट क्या लिया, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किस साइज का एक्यूमुलेटर रजिस्टर आपको रिक्वायर्ड है। इसी तरह से मल्टीप्लायर जो है उसका साइज भी डिपेंड करता है, और जो आपको प्रोडक्ट मिलनी है यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलना है वो भी किस साइज का, उसको दो रजिस्टर्स में जो स्टोर किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑपरेंड्स। तो फॉलोइंग सेक्शन एक्सप्लेन्स MUL इंस्ट्रक्शंस विद 3 डिफरेंट केसेस। MUL इंस्ट्रक्शन में 3 डिफरेंट केसेस होते हैं, वो 3 डिफरेंट केसेस जो है आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला है व्हेन 2 बाइट्स आर मल्टीप्लाइड, जब आप 2 बाइट्स को मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2 ऐसा डाटा जो कि बाइट्स की फॉर्म है उसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, द मल्टीप्लिकेंट इज इन द AL रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होगा मल्टीप्लिकेंट ऑब्वियसली, एंड द मल्टीप्लायर इज अ बाइट इन द मेमोरी, और जो उसको आप जिससे आप उस एक्यूमुलेटर रजिस्टर में पड़ी हुई वैल्यू को जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ पर पड़ी हुई है, वो मेमोरी के किसी बाइट में पड़ी हुई है, और इन अनदर रजिस्टर या किसी रजिस्टर में हो सकती है। बाइट सिर्फ मेमोरी में नहीं, रजिस्टर में भी हो सकते हैं। द प्रोडक्ट इज इन AX, तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन आएगी यानी प्रोडक्ट आपकी आएगी वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर AX में आएगी। हायर ऑर्डर 8 बिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज स्टोर्ड इन AH एंड द लोअर 8 बिट्स आर स्टोर्ड इन AL। क्लियर। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है व्हेन 2 वन वर्ड वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड, यानी वो ऊपर वाली वैल्यूज आप बाइट्स थी जिनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब साइज बढ़ गया यानी 2 वर्ड्स हैं, सिंगल वर्ड्स। द मल्टीप्लिकेंट शुड बी इन द AX रजिस्टर, मल्टीप्लिकेंट जो है आपका वो AX रजिस्टर में स्टोर होगा क्योंकि ऑब्वियसली साइज बड़ा है उसका, एंड द मल्टीप्लायर इज अ वर्ड इन मेमोरी और अनदर रजिस्टर, और उसको आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो या मेमोरी में पड़ा है या रजिस्टर में पड़ा है, और मेमोरी के भी वर्ड में पड़ा है।
For example, for an instruction like mul dx, you must store the multiplier in dx and the multiplicand in ax. अब mul dx ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ रजिस्टर एक ही है dx, लेकिन मल्टीप्लिकेंट में उसने कहा है कि वो ax में स्टोर होना चाहिए। तो dx एक्चुअली वो मल्टीप्लायर है जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है, और इससे पहले आप एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जिसमें ax में वैल्यू मूव कर देंगे जो कि मल्टीप्लाई होगी dx की वैल्यू के साथ। द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज अ डबल वर्ड। अब ऐसे केस में जो आपका रिजल्ट आएगा वो डबल वर्ड होगा, यानी उसका साइज ज्यादा होगा। विच विल नीड 2 रजिस्टर्स। अब इसका जो आउटपुट है वो 2 रजिस्टर्स में स्टोर होने की इसको जरूरत है। तो हायर ऑर्डर जो है वो dx में स्टोर होंगे और लोअर ऑर्डर जो है वो ax में स्टोर होंगे। When two double word values are multiplied, जब डबल वर्ड वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली साइज और भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे केस में आपके पास जो मल्टीप्लिकेंड है वो ax में स्टोर होगा क्योंकि डबल वर्ड है, और उसको आप जो मल्टीप्लायर है वो मेमोरी में या रजिस्टर में पड़ा है, डबल वर्ड में ही पड़ा है ऑब्वियसली। और आपका जो रिजल्ट है वो स्टोर होगा 2 रजिस्टर्स में। कौन कौन से? edx और eax, क्योंकि 32 बिट्स 64 बिट्स का डाटा हो गया आपका जो रिजल्टेंट है। एग्जाम्पल है मूव AL 10। इस इंस्ट्रक्शन में क्या किया गया जी, AL के अंदर एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर 10 वैल्यू मूव की गई है। इसी तरह से डाटा रजिस्टर में DL में 25 वैल्यू मूव की गई है और मल्टीप्लाई किया है DL को। अब इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई DL के 10 को 25 से मल्टीप्लाई किया गया और DL में आंसर स्टोर हो गया। अब मूव DL को मूव किया गया है मेमोरी के एक एड्रेस पे। ये हेक्साडेसिमल नंबर है 0FF, F का मतलब है 15। तो DL में अब वैल्यू क्या आपकी पास आ जाएगी -1। इसी तरह से मूव AL है और साथ उसमें वैल्यू है हेक्साडेसिमल 0BE, इसमें AL में वैल्यू आ जाएगी -66। ये एक प्रोग्राम है जो कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से। अब देखिए हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जो कि 3 को सिर्फ आपने 2 से मल्टीप्लाई करना था। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कितनी ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो लिखी गई हैं। उसकी रीज़न यही है कि ये जो असेंबली लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती, ये लो लेवल लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आपने यही काम करना हो जो आप कर भी चुके होंगे C++ में, आपको पता होगा कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम बनता है। लेकिन यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। तो प्रोग्राम ये है जी कि जिस तरह मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, इसका एक सेक्शन डॉट टेक्स्ट है, उसके अंदर ग्लोबल स्टार्ट से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जो है उसकी लिखी गई हैं। मूव AL3 यानी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 3 को मूव किया गया। सब्ट्रैक्ट AL0 यानी AL एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कोई भी वैल्यू जो पड़ी है उसको 30 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। मूव BL2, अब इसी तरह से एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 3 मूव कर दिया, बेस रजिस्टर में 2 मूव कर दिया। अब इसको 0 से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का मकसद ये है कि अगर एक्स्ट्रा वैल्यू भी कोई पड़ी है इसमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर या बेस रजिस्टर में तो वो वैल्यू ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया है BL को, यानी AL में जो वैल्यू पड़ी थी वो BL से मल्टीप्लाई होकर BL में स्टोर हो जाए। और उसके बाद हमने रिजल्ट को मूव किया AL में, ठीक है। और इसी तरह से आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सारी जो है वो रीड करते जाए, मूव होते जाए, रिजल्ट आपका एंड पे आएगा 6, 3 × 2। अब हम आ जाते हैं डिवीजन पे। इसके लिए भी 2 इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं, DIV एंड IDIV। द डिवीजन ऑपरेशन जनरेट्स 2 एलिमेंट्स। जब आप डिवीजन करते हैं तो 2 एलिमेंट्स जनरेट होते हैं, एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर। ऑब्वियसली सिंपल मैथमेटिकल डिवीजन करें तो 2 चीज़ें आती हैं आपके पास, एक रिमाइंडर आता है, एक क्वोशंट आता है। In case of multiplication, overflow does not occur because double length registers are used to keep the product. मल्टीप्लिकेशन के केस में ओवरफ्लो जो है वो वाला केस अगर नहीं होता कहीं भी, क्योंकि जो डबल लेंथ रजिस्टर होते हैं उन्हें हम इस्तेमाल कर लेते हैं प्रोडक्ट को सेव करने के लिए। यानी आपका आंसर अगर मल्टीप्लाई करके हम देखा या 8 पे है, 32 है या 64 है, जितनी भी ज़्यादा साइज़ है वो रजिस्टर्स में डबल लेंथ रजिस्टर इस्तेमाल करके हम उसे स्टोर कर लेते हैं। हाउ एवर इन केस ऑफ डिवीजन ओवरफ्लो में अकर, लेकिन डिवीजन के केस में ओवरफ्लो अकर हो सकता है। द प्रोसेसर जनरेट्स एन इंटरप्ट इफ ओवरफ्लो अकर्स। प्रोसेसर एक इंटरप्ट अकर करता है अगर ओवरफ्लो आ जाए, तो यानी यहाँ पर हम इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे। द DIV इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर अनसाइंड डाटा। अब ये DIV और IDIV इसका जो है सेम ही है। DIV को हम इस्तेमाल करेंगे अनसाइंड डाटा के लिए
और यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, और आई डिव को हम यूज़ करेंगे साइन डाटा के लिए। सिंटैक्स इसका भी सेम है, डी आई वी या आई डी आई वी जो भी आपने इस्तेमाल करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने यूज़ करनी है, और साथ आप लिखेंगे डिवाइज़र। द डिविडेंड इज इन एन एक्यूमुलेटर। Both the instructions can work with 8-bit, 16-bit or 32-bit operands. The operation affects all 6 status flags. Following section explains the 3 cases of division with different operand size. Dividend हमारा accumulator रजिस्टर पढ़ा होगा obviously, जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में भी किया था। जो इंस्ट्रक्शंस हैं दोनों ही DIV या IDIV, ये 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट दोनों ऑपरेंड्स के साथ काम कर सकती हैं, और ऑपरेशन जो है वो आपका तमाम फ्लैग्स को, जितने भी स्टेटस फ्लैग्स होते हैं उन सबको अफेक्ट करेगा। ये 3 केसेस हैं डिवीजन के। व्हेन द डिवाइजर इज 1 बाइट, जब आपका डिवाइजर जो है वो 1 बाइट का होगा तब क्या होगा, द डिविडेंड इज अज्यूम्ड टू बी इन द AX रजिस्टर 16 बिट्स। आपका जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में पड़ा होगा। आफ्टर डिवीजन द क्वोशंट गोज टू द AL रजिस्टर एंड द रिमाइंडर गोज टू द AH रजिस्टर। जब आप किसी AX में पड़ी हुई वैल्यू को डिवाइड करते हैं किसी भी डिवाइजर के साथ, ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो दो चीजें आएंगी, क्वोशंट और रिमाइंडर। क्वोशंट चला जाएगा AL में और रिमाइंडर जाएगा AH में, ठीक है। इसी तरह से व्हेन द डिवाइजर इज 1 बाइट, जब आपका डिवाइजर जो है वो वन वर्ड का होगा, तो डिविडेंड हम अज्यूम करते हैं जी के वो पड़ा होगा 32 बिट का होगा, क्योंकि 1 वर्ड है इसलिए। तो हम इसके लिए रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे DX और AX रजिस्टर, दो रजिस्टर। Higher order 16 bits are in the DX and low order 16 bits are in AX. After division, the 16-bit quotient goes to the AX register and the 16-bit remainder goes to the DX register. 32-bit का डिविडेंड था, यानी आपने हायर पार्ट जो है DX में स्टोर कर दिया, लोअर पार्ट आपने AX में स्टोर कर लिया, और जब उसको डिवाइजर से डिवाइड किया आपके पास क्वोशंट और रिमाइंडर आया। क्वोशंट जो है वो स्टोर हो गया AX में और रिमाइंडर स्टोर हो गया DX में। सिमिलरली अगर आपका जो डिवाइजर है वो डबल वर्ड का है, यानी और भी बड़ा साइज 64 बिट्स का हो गया, तो अब हम EDX और EAX रजिस्टर को इस्तेमाल करेंगे। 64 बिट डिविडेंड को EDX और EAX में स्टोर किया, डिवाइजर से डिवाइड किया, डिवाइजर हमारा सपोज 32 बिट का है, तो आपका जो आंसर है उसका क्वोशंट जो है वो EAX में स्टोर हो जाएगा और जो रिमाइंडर है वो EDX में स्टोर हो जाएगा। ये इसी तरह जैसे मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम था, ये एक प्रोग्राम है डिवीजन का। इसमें 8 को 2 पे डिवाइड किया जा रहा है और आपका आंसर जो है वो 4 आएगा। द डिविडेंड 8 इज स्टोर्ड इन 16 बिट AX रजिस्टर और डिविडेंड 2 जो है वो 8 बिट BL रजिस्टर में स्टोर किया गया और फिर डिवीजन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया गया। थैंक यू।